वेलकम बैक अस्सलाम वालेकुम। और फाइनल पार्ट स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 11 इन्वेस्टिगेटिंग साउंड्स। यहीं पे हमने लास्ट पार्ट ख़त्म किया था, तो चलो उसको यहीं से फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कम ऑन, व्हाट हैपेंड? यप, ओके। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिंग साउंड्स हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 11, और मैं यहीं से पहला MCQs लगा रहा हूँ एंड देन द डिस्कशन स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। ओके, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय। पहली चीज़ तो आपको ये पता लगे कि साउंड जो है वो एनर्जी होती है, ठीक है। एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज़ मुझे आपको ये पता लगे कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, आपसे यही सवाल किया जा रहा है। क्या डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है, क्या स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है, क्या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है, या ऑल ऑफ दैम? So the sound energy is produced due to vibration of objects. Yes, ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। बैकग्राउंड में आपको ये एक स्ट्रिंग नज़र आ रहा है जो कि एक गिटार का है। मैं इस स्ट्रिंग को अगर इसमें कुछ जुम्बिश देने की कोशिश करूँगा, इसको हिलाने की कोशिश करूँगा, तो ये वाइब्रेट करेगा। अच्छा, वाइब्रेशन होती क्या है? बेसिकली वाइब्रेशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, यानी एक पॉइंट से लेके दूसरे का जाना और दूसरे पॉइंट से दोबारा उसी पॉइंट पर वापस आ जाना। ये टू एंड फ्रो मोशन, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ना, ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। जैसे पेंडुलम होता है ना, क्लॉक का पेंडुलम होता है, वो एक जगह से जाता है और फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आके एक दूसरी पॉइंट पे जाता है। ये टू एंड फ्रो, एक ही मोशन के अंदर वो इधर से उधर हरकत कर रहा है, इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। और अगर मैं स्मॉलर लेवल पर चला जाऊँ तो जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं एक ही मोशन में, टू एंड फ्रो मोशन में, तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम साउंड एनर्जी का नाम देते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड। साउंड एनर्जी का एक और नाम भी है। साइंटिस्ट जो हैं और आप कह लें कि फ़िलासफ़र्स, स्कॉलर्स साउंड एनर्जी को एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। वो क्या नाम है? वाइब्रेटिंग एनर्जी, एकॉस्टिकल एनर्जी, नॉइज़ एनर्जी, high energy, and the right answer is acoustical energy, ठीक है। साउंड एनर्जी को acoustical एनर्जी भी कहते हैं। साउंड क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनको हम acoustical इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। एकॉस्टिक्स की एक ब्रांच भी है फिज़िक्स की, जिसमें सिर्फ साउंड के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है ना पढ़ा जाता है। ये एक acoustical इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, गिटार, ठीक है। तो याद रखिएगा, साउंड एनर्जी का इंटर कन्वर्टेबल नेम जो है, वो दूसरा नेम जो है वो है एकॉस्टिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अ माइक्रोफोन प्रोड्यूसेस द साउंड सिग्नल्स बाय कन्वर्टिंग द साउंड एनर्जी। एक माइक्रोफोन जो है वो किस तरह से साउंड सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करके, ठीक है। अ माइक्रोफोन प्रोड्यूसेस द साउंड सिग्नल्स बाय कन्वर्टिंग द साउंड एनर्जी इनटू वाइब्रेटिंग एनर्जी, एकॉस्टिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। साउंड एनर्जी को किस तरह से, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करके साउंड सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है एक माइक्रोफोन? आपके सामने चार ऑप्शंस, वाइब्रेटिंग एनर्जी, एकॉस्टिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और यकीनन आप में से बहुत सब ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। राइट आंसर इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियसली जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साउंड सिग्नल्स बन जाते हैं। तो साउंड वेव्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट क्रिएट्स द ऑडियो सिग्नल। तो ये सीक्वेंस समझ में आया आपको? ये माइक्रोफोन जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? ये मेरी जो साउंड एनर्जी है, ये साउंड वेव्स जो हैं इसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उससे फिर ऑडियो सिग्नल्स बन रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। साउंड वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। साउंड वेव्स जो हैं वो किस फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती हैं? क्या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं? क्या ये लैटिट्यूडनल वेव्स हैं? कैन आई कॉल इट अ सर्कुलर वेव्स, या ये प्लेन वेव्स हैं? तो साउंड जो है वो किस तरह की फॉर्म में ट्रैवल करती है? द राइट आंसर इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जी, साउंड एनर्जी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर सफ़र करती है, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म है, ठीक है। ये जो आ रही है, सही है जनाब, इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कहता हूँ, और साउंड एनर्जी इसी तरह से
सफ़र करती है। आगे बढ़ते हैं। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड, एयर पार्टिकल की कंटिन्यूस मूवमेंट, उसको मैं क्या कहूँगा? साउंड वेव्स कहूँगा, लैटिट्यूडनल वेव्स कहूँगा, ऑडियो वेव्स कहूँगा, प्लेन वेव्स कहूँगा? सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स की कंटिन्यूस मूवमेंट, द राइट आंसर इज़ साउंड वेव्स। ऑब्वियसली वो साउंड वेव बन जाएगी ना, उसकी कंटिन्यूस टू, ये देखें यहाँ पर आ भी गया, इट्स अ टू एंड फ्रो मूवमेंट। कंटिन्यूस टू एंड फ्रो मूवमेंट जब उसकी होगी तो साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी। तो एयर पार्टिकल्स की कंटिन्यूस मूवमेंट या एयर पार्टिकल्स की टू एंड फ्रो मूवमेंट से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। विच फिनोमेना इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर पार्टिकल्स आर क्लोज्ड एंड क्राउडेड? थोड़ा सा समझना, ठीक है। एयर पार्टिकल्स अगर क्लोज हो जाएं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा, या क्राउडेड हो जाएं, एक ही जगह जमा होने लग जाएं, तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना को मैं क्या कहूँगा? वो होगी तो साउंड वेव, लेकिन उस साउंड वेव के अंदर ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्या कहलाई जाएगी? जहाँ पर एयर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे। क्या उस पर्टिकुलर फिनोमेना को रेयरफैक्शंस कहते हैं, क्या कंप्रेशंस कहते हैं, क्या मिक्सिंग वेव्स कहते हैं, क्या उसको सिग्नल वेव्स कहते हैं? द राइट आंसर इज़ कंप्रेशन। उसको कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन का मतलब है कंप्रेस होना, और जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे इस वेव के अंदर ये देख रहे हैं कि ये और ये पार्ट और ये डार्क पार्ट और ये डार्क पार्ट, जितने भी डार्क पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये कंप्रेस्ड पार्ट्स हैं, या आप कह लें कि ये कंप्रेशन फिनोमेना है। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज हो गए, क्राउडेड हो चुके हैं। तो इन कंपार्टमेंट्स को मैं क्या कहता हूँ? कंप्रेशन। पार्टिकल्स व्हेन फार अवे आर कॉल्ड रेयरफैक्शंस। और जब ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे, यानी ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक पार्टिकल इधर है तो एक इधर है तो एक इधर, तो एक वो मशरक़ में तो एक मगरिब में, एक दूसरे से इतना दूर दूर हैं, इस पर्टिकुलर फेस को या फिनोमेना को मैं कहता हूँ रेयरफैक्शंस, ठीक है। और जब यही पार्टिकल एक दूसरे के साथ बिल्कुल गुत्तम गुत्ता हो जाएंगे, मिलने लग जाएंगे, तो उसको मैं कहूँगा कंप्रेशंस। आई होप कि मैंने ये फिनोमेना क्लियर कर दिया हो। आगे बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक साउंड, ये कुछ लिखा हुआ था, मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं आपको। हाइपरसोनिक साउंड, इट गिव्स यू द एबिलिटी टू डायरेक्ट द साउंड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंशन है हाइपरसोनिक साउंड। यानी देखो, अभी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो 10 जगह जाएगी, ठीक है। मैं डायरेक्शन नहीं दे सकता उसको, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं दे सकता, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से टकरा के वाइब्रेट करेगी और डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी। क्या ही ज़बरदस्त बात हो कि मैं अपनी साउंड के ऊपर इतना कंट्रोल हासिल कर लूँ कि मैं उसको एक डायरेक्शन दे दूँ, और अगर मैं उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दूँगा तो फिर क्या होगा कि आप कह लें कि अनप्रोड्यूस नॉइज़ जो है, यानी कि नॉइज़ेस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है साउंड सुन रहा हूँगा, शोर शराबा नहीं होगा। इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ। फ़िलहाल इसको अभी इतना ही रखें। हाइपरसोनिक साउंड जो है ये आपको एबिलिटी देती है कि साउंड को आप किसी तरह से किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दो उसको। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन 1640 सेंचुरी? अच्छा, दो चीज़ें पता लगी। एक तो चीज़ पता लगी कि 1640 सेंचुरी के अंदर साउंड की स्पीड को मेजर कर लिया गया था। तो अगर आपसे वो MCQs दे कि किस ईयर के अंदर साउंड की स्पीड को मेजर किया गया, यू नो दैट 1640, ठीक है। किसने किया? अब ये 4 शख्सियात आपके सामने हैं। आइंस्टाइन ने, रॉबर्ट बॉयल ने, इनका नाम क्या, मैरिन मर्जिनी, ओके, और जोसेफ प्रिस्टली। इन चारों में से किसने किया है साउंड की स्पीड को मेजर? आइंस्टाइन इज़ एक्चुअली फेमस फॉर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ये उसकी वजह से ज़्यादा फेमस है। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में हमने कभी सुना नहीं कि आइंस्टाइन ने इस पर कोई काम किया हो। रॉबर्ट बॉयल ने पार्टिकल्स के प्रेशर के ऊपर काम किया था। आपको बॉयल्स लॉ याद होगा, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि अगर प्रेशर जो इंक्रीज़ कर दें तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो मोस्टली इस चीज़ से लोग इनको याद रखते हैं। जोसेफ प्रिस्टली ने गैस डिस्कवर की थी, आई थिंक ऑक्सीजन डिस्कवर की थी इन्होंने, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है। तो मेरे पास सिर्फ यही एक नाम बचता है, मैरिन मर्जिनी। तो आई बिलीव कि स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने ही डिस्कवर किया। लेट्स सी, यस, मैरिन मर्जिनी जो है
या मर्ज़ैने, जो भी आप पढ़ें इसको, इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड डिस्कवर की थी। ये एक इनका इमेजिनरी पोर्ट्रेट है, इस तरह के दिखते होंगे शायद वो, क्योंकि 1640 में, ठीक है, 1640 में डिस्कवर किया था मैरिन मर्ज़िनी, स्पीड ऑफ साउंड। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट साउंड वेव मस्ट ट्रैवल इन अ मीडियम। स्पीड तो हमने मेजर कर ली, थैंक यू टू मैरिन मर्ज़िनी, लेकिन एक और बंदा है वो कह रहा है कि भाई साउंड को ना ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, कोई ना कोई मीडियम होगा। वैक्यूम में नहीं कर सकती साउंड ट्रैवल, वैक्यूम में सिर्फ लाइट ट्रैवल करेगी। सही है, वैक्यूम का मतलब स्पेस, स्पेस के अंदर चीखते रहो, कोई कहीं नहीं जाएगी आवाज़ आपकी। देर शुड बी द मीडियम टू ट्रैवल द साउंड वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम जो एक दूसरे की बातें सुन लेते हैं उसी वजह से, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय नंबर ऑफ मीडियम्स, तो साउंड जो है वो उनके थ्रू ट्रैवल करती हुई हमारे कान तक पहुंच जाती है। ये बात किसने बताई कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है? आइंस्टाइन ने, रॉबर्ट बॉयल ने, मैरिन मर्ज़िनी ने, जोसेफ प्रिस्टली ने, एंड ओके, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसका आंसर देखते हैं, रॉबर्ट बॉयल। ओके, रॉबर्ट बॉयल का ये एक बहुत बड़ा काम है कि इन्होंने जो है वो साउंड, ये बताया कि साउंड जो है वो उसको कोई ना कोई मीडियम दरकार है उसकी ट्रैवल के लिए। कुछ इस तरह के दिखते होंगे रॉबर्ट बॉयल। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इतने बड़े बड़े बाल कैसे बढ़ा लेते थे या क्यों बढ़ाते थे। अगर मैं आइंस्टाइन का देखूं तो उसके भी इतने बड़े, न्यूटन के भी इतने बड़े बड़े बाल हैं। ओके, दे सीरियसली नीड सम हेयर कट। ऑलराइट, थैंक यू रॉबर्ट बॉयल, आपने बताया कि साउंड को जो है वो एक मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर दी प्रोपगेशन। आगे बढ़ते हैं। फन फैक्ट, ओके, एवर नोटिस दैट द लाइटनिंग, द साउंड ऑफ लाइट कम्स आफ्टर द लाइटनिंग इन द स्काई। ठीक है, बिल्कुल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आसमान पे जो बिजली चमक रही होती है, लाइटनिंग जो हो रही होती है, वो बिजली मुझे पहले नज़र आती है और उसका साउंड मुझे कुछ थोड़ा सा देर में नज़र आता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट जो है वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से जो है वो, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो जब ये लाइट कड़ाकेदार लाइट मैं देखता हूँ तो ये लाइट मुझे थोड़ी पहले नज़र आती है और उसकी कड़कने की, गरजने की आवाज़ जो है वो मुझे थोड़ा सा ब्रेक के बाद नज़र आती है। मतलब इतना भी ब्रेक नहीं होता, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लैश ऑफ लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ओ माई गॉड। ओके, और उसके बाद 65 टाइम्स फास्टर देन साउंड। इतने ज़्यादा टाइम्स ये साउंड से फास्टर है, तो बहुत डिफरेंस है। ऑल्सो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड मीडियम्स दैन लिक्विड दैन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद कर लें। वैसे तो सारी चीज़ें याद करने की हैं, देखने की और समझने की हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड जो है ना वो सबसे ज़्यादा फास्टर कौन से मीडियम में ट्रैवल करता है? सॉलिड में, उसके बाद फिर लिक्विड में और उसके बाद फिर गैस में। तो ये MCQs बन सकता है कि साउंड जो है वो किस मीडियम में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करता है या किस मीडियम में सबसे ज़्यादा लोएस्ट ट्रैवल करता है। तो गैसेस में तो बहुत देर से ट्रैवल करेगा, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें बड़ी स्पेस होती है, और फिर लिक्विड है और फिर सॉलिड में बड़ी स्पीड से अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही आगे MCQ, साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन, ऑब्वियसली इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड मीडियम, डेंसर मीडियम, लिक्विड मीडियम, बोथ A एंड B। आई बिलीव ये A एंड B भी हो सकते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा उतनी ज़्यादा साउंड जो है वो फास्ट ट्रैवल करेगी। सॉलिड में तो करती है, लेकिन डेंसर मीडियम भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। या बोथ A एंड B। सॉलिड मीडियम आर द मोस्ट डेंसर मीडियम्स। सॉलिड मीडियम जो सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम होते हैं। तो अगर आपको डेंसर मीडियम दे दे तब भी आपको क्लिक करना है उस पर, अगर सॉलिड मीडियम दे दे तब भी आपको क्लिक करना है, और अगर दोनों दे दे तो फिर आपको दोनों पे ही लगाना है आंसर। आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव्स ट्रैवल इन द एयर विद द स्पीड ऑफ, जी जनाब, साउंड वेव्स की जो है वो स्पीड बता दें एयर के अंदर। एयर में साउंड जो है वो कितनी स्पीड से जाती है? 332 मीटर पर सेकेंड, 432 मीटर पर सेकेंड, 532 मीटर पर सेकेंड, 632 मीटर पर सेकेंड। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तो याद ही रखना है। द राइट आंसर इज़ 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर। हवा में जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड ट्रैवल करती है हवा में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ मीडियम्स हैं,
इनको रटना है, हमें याद करना है बिल्कुल कि हवा में जो है वो 32 मीटर पर सेकंड, पानी के अंदर कुछ 1530 मीटर पर सेकंड, ग्लास के अंदर 5100 मीटर पर सेकंड, गोल्ड में 3240 मीटर पर सेकंड और एलुमिनियम के अंदर 6420 मीटर पर सेकंड। ये कम से कम 4-5 तो हमें याद रखने। इसका तो बिल्कुल ही रखना है, क्योंकि एयर जो है वो सबसे कॉमन मीडियम है साउंड की ट्रैवल का। सबसे ज़्यादा कॉमन मीडियम एयर ही है ना, क्योंकि हर जगह एयर है, फिर वाटर, फिर ग्लास, फिर गोल्ड, फिर एलुमिनियम। सो दीज थिंग्स वर्थ टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं जी। साउंड वेव्स फर्स्ट एंटर इन विच पार्ट ऑफ द एयर। ठीक है, रिकॉल करें ज़रा, अभी हम साइंस ही पढ़ रहे थे, साइंस का कुछ सेकंड या थर्ड चैप्टर था जिसके अंदर ये, या फर्स्ट चैप्टर था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें हमने ये पढ़ा था, हमने एयर को पूरा पढ़ा था ना, आउटर एयर, इनर एयर और फिर एयर के अंदर सारे पार्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साउंड वेव जो है कान के पहले कौन से हिस्से में एंटर होती है, एयर कैनाल में, एयर ड्रम में, कॉकला में, ऑकुलर नर्व में। अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स याद होंगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन कोई मतलब इतना मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। ऑब्वियसली एयर ड्रम तो बाद की चीज़ है, कॉकला जो है वो बाद की चीज़ है, कॉकला के बैक पर होता है एयर ड्रम। ऑकुलर नर्व तो एंड में आ गई, सबसे पहले तो एयर कैनाल ही आती है ना, एक बाहर उसका जो एक्सटर्नल पार्ट है जिसको मैं पाइना कहता हूँ, PINNEA, पाइनिया। उसके बाद फिर ये एयर कैनाल शुरू होती है, फिर ये एयर ड्रम होता है और फिर ये कॉकला, ये स्ट्रक्चर्स तो बाद में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप सिंपली सॉर्ट आउट कर सकते हो कि साउंड वेव जो है सबसे पहले एयर कैनाल में आती है। ठीक है, ये आ गया ये पार्ट जिसका मैं आपको बता रहा था, पाइनिया, कुछ लोग पाइनिया कहते हैं, कुछ पिन्ना कहते हैं, व्हाटएवर। और यहाँ से सबसे पहले एयर कैनाल शुरू हो रही है और उसके बाद फिर ये एयर ड्रम आ रहा है, फिर ये कॉकला आ रहा है, फिर ये ऑडिटरी नर्व आ रही है। दीज आर दी फार स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले एयर वेव कहाँ एंटर हो रही है, कान के किस पार्ट में, एयर कैनाल में। आगे ओके, द लास्ट बोन इन द चेन ऑफ वाइब्रेटिंग साउंड्स इन एयर इज कॉल्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो कौन सी आखिरी बोन है जो कि वाइब्रेट करती है और उसके बाद फिर जो है वो साउंड एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर और फिर वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू मेरे ब्रेन में चली जाती है और फिर मैं ब्रेन उसको सर्कुलेट करके प्रोसेस करके जो है वो बताता है कि ये किस किस्म की साउंड है भाई, कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा है या फिर कहीं कोई बिल्ली चिल्ला रही है या ये किसी इंसान की आवाज़ है। फिर वो आपको परसेप्शन मिलना शुरू होती है और फिर आप उसके हिसाब से रिएक्ट करते हो। तो कह रहा है कि वो लास्ट बोन बता दो, द लास्ट बोन इन द चेन ऑफ वाइब्रेटिंग साउंड इज कॉल्ड। क्या उसको एयर कैनल? नहीं, एयर कैनल तो पहला पार्ट है। एयर ड्रम, कॉकला, स्टायरअप, मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप अपना आंसर सोच लो। द राइट आंसर इज स्टायरअप। ठीक है, आप कह रहोगे स्टायरअप तो कोई भी यार वो नहीं होती बोन, हमने तो नहीं पढ़ा था। एक्चुअली जो हमारे पास मिडिल एयर के अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स थी ना, जिनका मैंने आपको ये बताया था, अगर आप रिकॉल करें, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 बोन्स जो थी छोटी छोटी, ये इधर यहाँ पर। ठीक है, इन बोन्स में जो ये S वाली बोन है ना, ये इसको स्टायरअप भी कहते हैं और इसको स्टेप्स भी कहते हैं। ये 3 बोन्स जो हैं, दिस इज़ द लास्ट बोन, स्टेप्स या स्टायरअप, जहाँ पर साउंड जाके वाइब्रेट करता है और उसके बाद फिर ये नर्व के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये आखिरी बोन है। स्टेप्स कह लो उसको या इसको स्टायरअप कह लो। दैट इज़ द लास्ट बोन दैट साउंड्स वाइब्रेट। आगे बढ़ते हैं। ओके, द अनप्लेजेंट एंड डिस्टर्बिंग साउंड प्रोड्यूस। अनप्लेजेंट और डिस्टर्बिंग सी जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या वो नॉइज़ कहलाई जाती हैं, क्या वो म्यूज़िक कहलाया जाता है, क्या वो प्लेन साउंड कहलाया जाता है, क्या वो फाइन साउंड कहलाया जाता है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस सवाल के मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के लिहाज से ऐसी साउंड जो कि बड़ी अनप्लेजेंट सी और बड़ी डिस्टर्बिंग सी, जिसको सुन के जो है ना कान में दर्द हो जाए, जिसको हम बोलेंगे यार बंद करो उसको, क्या है ये, तो ऐसी साउंड को मोस्टली नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, नॉइज़ यानी शोर शराबा। लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी कुछ म्यूज़िक ऐसा होता है जो कान को बड़ा ना अजीब परेशान कर रहा होता है, हम बोलते हैं यार क्या इतनी ऊंची आवाज़ में गाने सुन रहे हो, बंद करो यार, ये गाना हटाओ यार, अजीब बेकार। ठीक है, तो हमारे लिए तो वो भी एक अनप्लेजेंट सी चीज़ होती है।
खैर हम इतनी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, मैं अभी सिर्फ बुक का आंसर आपको दे रहा हूँ बिकॉज पेपर में बुक से ही आना है। तो अनप्लेजेंट और डिस्टर्बिंग साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइज़। और नॉइज़ को हम किस ऐसा यूनिट के अंदर मेजर करते हैं? डेसीबल के अंदर। ठीक है, डेसीबल इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़। आगे बढ़ते हैं। नॉइज़ लेवल अबव 85 कैन कॉज। ठीक है, 85 डेसिबल से अगर ऊपर चली जाएगी नॉइज़ तो मेरे कान में फिर क्या मसले मसाइल होंगे? डैमेज ऑफ एयर ड्रम होगा, डैमेज ऑफ हेयर सेल्स होगा, डैमेज ऑफ एयर कैनाल होगा, या डैमेज ऑफ कॉकली होगा। नॉइज़ लेवल अबव 85 डेसिबल एंड द राइट आंसर इज़ डैमेज ऑफ हेयर सेल्स। जी जनाब, ये जो कॉकलिया है ना, लास्ट पार्ट जो है, कॉकलिया के साथ कुछ इनर हेयर्स निकले हुए होते हैं। ये आपको यहाँ पे हेयर्स दिख रहे होंगे। ये साउंड, जैसे ही साउंड जाता है तो ये एयर्स जो है ना, ये भी वाइब्रेट करते हैं और फिर मोशन आगे बढ़ता है। ये एयर सेल्स जो है डैमेज हो जाएंगे तो फिर साउंड सही से पहुंच नहीं पाएगा। मुझे चीख चीख के बताना पड़ेगा उस बंदे को, तब जाके उसकी ऑडिटरी नर्व तक साउंड पहुंचेगा। तो 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर साउंड जो है वो पहुंच जाए नॉइज़ का, तो ख़दशा है कि मेरे हेयर सेल्स डैमेज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ वी हेयर, ये पूरी एक सेमेट्री दी हुई है, बच्चा किस तरह से सुन रहा है। ठीक है, देखो साउंड प्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले वो एयर कैनाल में जाएगा। इसको अच्छी तरह से समझ लो, इस पूरे प्रोसेस को याद रहेगा आपको इंशाल्लाह। साउंड कोई भी प्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले वो एयर कैनाल में जा रहा है, फिर एयर कैनाल के बाद वो एयर ड्रम में जा रहा है, फिर एयर ड्रम वाइब्रेट करता है। एयर ड्रम जैसे ही वाइब्रेट करता है, 3 बोन्स को MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप्स या स्टायरअप, ये तीनों बोन्स वाइब्रेट होती हैं, मूव होती हैं। ये स्टायरअप लास्ट आ गई बोन, स्टायरअप स्टेप्स। ये जब आखिरी बोन जो है ना, S वाली स्टायरअप, जब ये वाइब्रेट हो रही होती है तो ये कॉकलिया को भी हिला देती है। कॉकलिया जैसे हिलता है तो इसी के साथ ये हेयर्स ऑफ कॉकलिया अटैच हुए हैं, ये मूव करते हैं। ये जैसे ही मूव करते हैं तो एक फ्लूइड है वहीं पे छोटा सा, वो फ्लूइड भी इन हेयर की मूवमेंट की वजह से मूव करने लगता है। ठीक है, और फिर कॉकलिया ट्रिगर्स द हेयरिंग नर्व, और जब ये फ्लूइड मूव करता है तो उसकी वजह से हेयरिंग नर्व जो है ये ट्रिगर होती है। ये जैसी ट्रिगर होती है तो ये ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के भेज देती है और हम सुनते हैं इस तरह से। तो ये पूरा प्रोसेस आपके सामने, इसको 1-2 बार अच्छी तरह से देख लिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, किस तरह से हो रही है। लेट्स मूव ऑन। स्पेस एंड सैटेलाइट्स, ये लास्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्पेस एंड सैटेलाइट्स, और उसके बाद बुक ख़त्म। इसका पहला MCQ आने वाला है। सेलेस्टियल बॉडीज़ आर टर्म एज, अच्छा बड़ा सुना होगा ना ये वर्ड आपने, सेलेस्टियल, हम भी काफ़ी सुनते हुए आ रहे थे बचपन से कि सेलेस्टियल बॉडीज़, इतना तो पता था कि ये स्पेस बॉडीज़ होती हैं। अच्छा, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम सेलेस्टियल क्यों कहते हैं? क्या ये आर्टिफिशियल बॉडीज़ होती हैं, क्या ये नेचुरल बॉडीज़ होती हैं, क्या ये स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, क्या ये लार्ज बॉडीज़ होती हैं? क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हम इनको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज़ नेचुरल बॉडीज़। बेसिकली ये नेचुरल बॉडीज़ हैं। कौन सी नेचुरल बॉडीज़? नेचुरल बॉडीज़ तो मैं भी हूँ एक, आप भी हैं। दोज नेचुरल बॉडीज़ दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस के अंदर नेचुरली जो बॉडीज़ या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। दैट एग्जिस्ट इन स्पेस ऑल्सो नोन एज, इनको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है ना, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट, इनकी अट्रैक्शन, सारी चीज़ें। तो नेचुरल बॉडीज़ आर, सेलेस्टियल बॉडीज़ आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल बॉडीज़ दैट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड दे ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। आगे चलते हैं। द वेकेंट एरिया बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड। ठीक है, ये जो बॉडीज़ हैं, नेचुरली एग्जिस्टिंग बॉडीज़ जो के हैं, इनके दरमियान और हमारी जो यूनिवर्स है, इनके दरमियान जो खाली एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? अब यही सवाल जो है अपना आंसर खुद ही दे रहा है। क्या उसको स्पेस कहते हैं, क्या उसको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, क्या उसको मीटरॉइड्स कहते हैं, क्या उसको गैलेक्सी कहते हैं? इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब एरिया खाली है तो डेफिनेटली ये चीज़ स्पेस ही बनेगी। ठीक है, द राइट आंसर शुड बी द स्पेस, या वाई नॉट, स्पेस ही है। अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है, मून एक सेलेस्टियल बॉडी है, और ये जो है नेचुरली अकरिंग स्पेस बॉडीज़ हैं। अब अर्थ और मून के दरमियान जो भी एरिया खाली है वो स्पेस ही कहलाएगा, वैकेंट एरिया जो कहलाएगा वो सिंपली स्पेस कहलाएगा। सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं।
ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दिस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, ठीक है। उस ब्रांच साइंस की उस ब्रांच का नाम बता दें जो कि इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई जाती है। प्लेंटियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फाइकोलॉजी। तो जनाब फाइकोलॉजी तो फंगस से रिलेटेड होती है, ठीक है। पेलियंटोलॉजी जो है वो एक्चुअली फॉसिल्स से रिलेट होती है, और कॉस्मोलॉजी जो है वो एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है। एंड एस्ट्रोनॉमी एक्चुअली डील्स विद द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सो दैट शुड बी द राइट आंसर, एस्ट्रोनॉमी। जी जनाब, एस्ट्रोनॉमी जो है उसके अंदर हम इन सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं लाइक सन, मून और अदर प्लैनेट्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द बिगर सेलेस्टियल बॉडी इज़ कॉल्ड। जी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने एक सिचुएशन रखिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड मूव कर रहा है। लाइक आप ये लगा लें कि सन के अराउंड जो है वो अर्थ मूव कर दी है, तो सन एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है, उसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट यानी कि अर्थ वो मूव कर रही है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, या इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे जो एक बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहा होगा, सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड? क्या हम इसको सैटेलाइट कहेंगे, क्या मैं इसको स्पेसशिप कहूँगा, क्या मैं इसको कॉमेट्स कहूँगा, क्या मैं इसको मून कहूँगा? द राइट आंसर इज सैटेलाइट। यप, अब पता लगा सैटेलाइट होती क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहा हो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, उसको मैं सैटेलाइट कहता हूँ, ठीक है। अब नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट, जैसे चांद जो है वो दुनिया के गिर्द घूम रहा है, तो चांद जो है वो एक नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट है। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो हम भेजते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी नॉलेज हासिल करें। ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़ आर नेचुरल सैटेलाइट्स। क्वाइट ऑब्वियस, मेक सेंस। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। देखो ये सूरज है, इसी के गिर्द घूम रहे हैं ना सारे, तो सब के सब सैटेलाइट्स तो हो गए, लेकिन क्योंकि मैन मेड नहीं है, नेचुरली अल्लाह ताला ने एग्जिस्ट किए हैं, तो ये नेचुरल सैटेलाइट्स हो गई। ये सूरज के इधर गिर्द जो है वो दुनिया घूम रही है ऑर्बिट में, तो ये वर्ल्ड, हमारी जो वर्ल्ड है, ये भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और ये सैटर्न और ये जुपिटर और ये नेपच्यून, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं ना अराउंड द सन, तो ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और इनके जो मून्स हैं, लाइक हमारी अर्थ का तो एक ही मून है, लूना जिसका नाम है, ये अर्थ के गिर्द घूमता है, तो वो अर्थ की जो है वो सैटेलाइट हो जाएगी नेचुरल, ठीक है। ऑल मैन मेड ऑब्जेक्ट्स डेट मूव अराउंड द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और हम जो सैटेलाइट्स बना के भेज रहे होते हैं मैन मेड, वो अगर किसी ऑर्बिट में आ गई, और मकसद वैसे वही होता है कि ऑर्बिट में उनको छोड़ दें और फिर वो उस ऑर्बिट के ग्रेविटी के साथ मूव करती रहें, वो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। अनदर थिंग, सन इज़ अ स्टार नॉट अ प्लैनेट, ठीक है। सन जो है वो स्टार है, प्लैनेट नहीं है। याद रखना, ये MCQ आता है बहुत और पूछा भी जाता है। सन इज़ अ स्टार, इट्स नॉट अ प्लैनेट। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड अ प्लैनेट? नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, आ स्टार कैन प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट बट प्लैनेट्स डोंट। हम उस चीज़ को स्टार कहते हैं, उस सेलेस्टियल बॉडी को स्टार कहते हैं जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर ले। सन इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट, इसीलिए हम उसको स्टार कहते हैं। हमारी दुनिया प्लैनेट है, हमें तो भाई सन की लाइट की ज़रूरत है, ठीक है। मून जो है वो भी प्लैनेट है, वो भी उधार की रोशनी लेता है सन से। सो वी द अर्थ एंड द मून, दे आर दी प्लैनेट्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और पॉइंट बता दूं कि जो स्टार होता है वो किसी के गिर्द नहीं घूमता, वो अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता है। लाइक सन जो है वो अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व हो रहा है, वो किसी और के अराउंड नहीं रिवॉल्व हो रहा, ठीक है। लाइक ये जो अर्थ है ये तो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और ये सन के अराउंड भी रिवॉल्व हो रही है, तो ये एक प्लैनेट है। स्टार सिर्फ अपने ही गिर्द घूमता है, किसी और के गिर्द नहीं घूमता। एक ही पॉइंट भी है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, Neil Armstrong and Buzz Aldrin walk in space for the first time for almost 2.5 hours in which year? ठीक है, 2-3 बातें पता लगी। हम सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही नाम सुनते थे, उसके साथ उसका साथी भी था भाई बज़ एल्ड्रिन, उसका भी तो कोई नाम ले लिया करे, उसका कोई नाम नहीं लेता। बज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये दोनों स्पेस में गए थे और ये तकरीबन 2.5 घंटे तक वहाँ पे ख्वारी करते रहे, मतलब सॉरी वहाँ पर जो घूमते रहे। किस साल के अंदर? ईयर पूछा जा रहा है आपसे।
68, 1969, 70, 71. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है अंदर। आयर आंसर इज़ 1969 आई बिलीव, यस 1969। 1969 के अंदर ये दोनों आप देख रही हैं शख्सियात। ये वाला जो बंदा है ना जिसमें मेरा कर्सर आ रहा है, इसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये बंदा जो है ना, इसका नाम है बज़ एल्ड्रिन। ये दोनों जो है स्पेस के अंदर जो है तकरीबन 2.5 घंटा घूमे। 1969 में पहुंच गए थे ये। और जिस स्पेस फ्लाइट में गए थे उसका नाम था अपोलो 11। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी नोन नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स डिस्कवर्ड। नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट से मतलब है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं कितनी डिस्कवर हो चुकी हैं स्पेस में। 170, 71, 72, 73। एंड द राइट आंसर इज़ 173। 173 सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी है सोलर सिस्टम में। 173। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर कॉल्ड। नेचुरल सैटेलाइट्स जो हमारी प्लैनेट्स की उनको हम क्या कहते हैं? हमारे प्लैनेट्स की नेचुरल सैटेलाइट्स। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है या नहीं है? मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गई होगी चीज़। प्लैनेट के अराउंड जो नेचुरली बॉडी मूव कर रही है वो नेचुरल सैटेलाइट हो गई ना प्लैनेट की। तो वो क्या कहलाएगी? कॉमेट, मून्स, एस्ट्रॉइड्स या मीटरॉइड्स? अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए बहुत आसान सवाल है। एंड द राइट आंसर इज़ मून। यस, हर प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट उसका मून होता है क्योंकि वो उसी के अराउंड घूम रहा होता है। तो हमारी अर्थ का जो है वो मून ही है नेचुरल सैटेलाइट। मून ऑफ द अर्थ, ये जो हमारा जो मून है ये 1/4 है साइज़ में अर्थ के, यानी 27% जो हमारी अर्थ का जो साइज़ बनता है ना एरिया, उतना ही बड़ा मून है हमारा। 27% टोटल एरिया जितना बनता है हमारी अर्थ का, और वो तकरीबन 1/4 है। तो छोटा सा एरिया है और वो हमारे गिर्द घूमता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्मॉल ब्रोकन पीसीज ऑफ डस्ट एंड आइस एंड गैसेस फाउंड आउटसाइड द ऑर्बिट आर कॉल्ड। ऑर्बिट्स जो हैं उनके आउटसाइड, बाहर छोटे छोटे पीसीज डस्ट के, आइस के और गैसेस के, ये ब्रोकन पीसीज होते हैं। ये ना, ये आप कह लें ये इस तरह से घूम रहे होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्मॉल पीसीज ऑफ डस्ट, आइस एंड गैसेस। कॉमेट्स कहता हूँ, मून्स कहता हूँ, एस्ट्रॉइड्स कहता हूँ या मीटरॉइड्स कहता हूँ? क्या कहता हूँ उसको मैं? द राइट आंसर इज़ कॉमेट्स। ये कॉमेट्स होते हैं जो कि कंपोज किससे बने होते हैं? कंपोजिशन याद रखनी है, गैस से, आइस से, ठीक है, और डस्ट। ये 3 चीज़ों से मिलके और ये ऑर्बिट के बाहर होते हैं। इनको डर्टी बॉल्स भी कहते हैं क्योंकि डस्ट इनमें इन्वॉल्व होती है। फाउंड बियॉन्ड द ऑर्बिट्स ऑफ नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो और नेपच्यून तो बिल्कुल आउट चलेगा ना, उससे भी आगे ये मुझे मिलते हैं वहाँ पे, तो इनको हम कॉमेट्स कहते हैं। आगे चलते हैं। द इर्रेगुलर शेप्ड solid objects of metal and rocks found between the orbits of Mars and Jupiter। जी, अभी जुपिटर और मार्स के जो ऑर्बिट्स हैं ना उनके दरमियान भी मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो बड़ी इर्रेगुलर हैं, सॉलिड हैं और मेटल रॉक्स हैं। वो उनको मैं क्या कहूँगा? कॉमेट्स तो ऑर्बिट से बाहर थे, और कॉमेट्स जो है उनकी कंपोजिशन में डस्ट, गैस थी, डस्ट थी और आइस थी। यहाँ पर जो मुझे चीज़ें मिली हैं इर्रेगुलर शेप की, वो सॉलिड है और वो मेटल और रॉक्स हैं, और ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में मिले हैं। तो उनको मैं क्या कहूँगा? कॉमेट तो नहीं होगा, कॉमेट के बारे में मुझे पता लग गया। क्या मैं इनको मून्स कहूँगा, क्या मैं इनको एस्ट्रॉइड्स कहूँगा, क्या मैं इनको मीटरॉइड्स कहूँगा? मून्स क्यों कहूँगा? मून्स तो एक अलग से बॉडी है पूरी, ठीक है। तो या इन दोनों में से क्यों हो सकता है, एस्ट्रॉइड्स या मीटरॉइड्स? एंड द राइट आंसर इज़ एस्टेरॉइड्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स होते हैं, इनको समटाइम प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट तो नहीं होते मगर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ये, ठीक है। और ये मोस्टली आपको मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के दरमियान ही मिलेंगे। मेटल और रॉकी मेटल टाइप के सब्सटेंस से मिलके बनते हैं एस्ट्रॉइड्स, ऑल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स। आगे बढ़ते हैं। विच स्पेस बॉडी लुक्स लाइक अ लॉन्ग हेयर स्ट्रैंड हैविंग 3 पार्ट्स। हाँ भाई, आप मुझे बताओ कि स्पेस बॉडी कौन सी है जो कि एक बाल की तरह लगती है, लंबे बाल की तरह, लॉन्ग हेयर स्ट्रैंड, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कॉमेट, मून, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, वही 4 ऑप्शन। द राइट आंसर इज़ कॉमेट्स। ये कॉमेट्स ही होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, कॉमा, टेल। ये आपको एक कॉमेट्स दिख रहा होगा, ये डस्ट टेल इसकी दिखा रहे हैं इनको आप।
ये इसका सेकंड पार्ट कॉमा है और इसी के अंदर न्यूक्लियस है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं इस कॉमेट के, ठीक है। और जब ये सूरज की तरफ आ रहा होता है ना, तो ये इलिप्टिकल फॉर्म के अंदर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल इस तरह से, ये लंबी सी फॉर्म, ठीक है। और टेल इसकी जो है ना अवे फ्रॉम द सन होती है, और ये कॉमा और ये न्यूक्लियस जो है सन की तरफ होता है मुँह उसका, तो उसको हम कॉमेट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ कॉमेट के बारे में। न्यूक्लियस बहुत ही इसका कोल्ड बॉडी है, जो इसका न्यूक्लियस जो है वो ठंडा होता है, सर्द होता है। कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये मैंने आपको भी बता दिया कि जब ये सन की तरफ रिवॉल्व करते हैं तो ये इलिप्टिकल फॉर्म के अंदर, इलिप्टिकल ऐसे कहते हैं, यानी राउंड को थोड़ा सा लंबा कर दो यूँ करके, ये इलिप्टिकल हो जाता है, ठीक है। इसका जो कॉमा पार्ट है वो हेजी क्लाउड की तरह होता है, सही, जैसे कोई बादल सा है। एंड टेल अपीयर्स व्हेन द कॉमेट अप्रोचेस टू द सन। जब कॉमेट सन की तरफ आ रहा होता है तो उसकी फिर दुम भी निकलना शुरू हो जाती है। कॉमेट स्पेंड्स मोस्ट द टाइम इन आउटर सोलर सिस्टम, दैट्स वाई वी सी देम ओकेजनली। कॉमेट्स जो है जनाब सोलर सिस्टम के बाहर ही मिलते हैं, क्योंकि प्लूटो और सैटर्न के ऑर्बिट से भी अबव है। और आपको पता है कि प्लूटो को जो है वो डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं, इसीलिए बहुत दूर होते हैं, इसलिए हम देख भी नहीं सकते इनको। ओकेजनली कभी जब ये सफ़र करते हैं सूरज की तरफ, तभी हमें नज़र आते हैं। हैलीज कॉमेट इज़ द ओनली कॉमेट दैट विजिबल टू ह्यूमन आई। अब तक जो कोई कॉमेट ह्यूमन आई से देखा गया है उसका नाम था हैलीज कॉमेट, और ये हर 76 ईयर्स के बाद अपीयर होता है। नेक्स्ट टाइम जब ये अपीयर होगा तो 2062 चल रहा होगा, अभी 2021 चल रहा है, 2062 चल रहा होगा। पता नहीं आप और मैं होंगे भी या नहीं होंगे, अल्लाह नोज़ बेटर। खैर, अल्लाह नोज़ द बेस्ट। खैर, तो 76 ईयर्स के बाद जो है वो 2062 में अब देखा जाएगा हैलीज कॉमेट, जो कि आँख से विजिबल है, देख सकते हैं। सबसे पहले कब ऑब्ज़र्व किया गया था इसको? 240 BC में, ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के तकरीबन 240 साल पहले, तो ईसा अलैहिस्सलाम की बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 240। तो ये कुछ आप कह लें कि इंफॉर्मेशन है अबाउट द कॉमेट्स, इसको पढ़ लें इसको अच्छी तरह से। ये देने का मकसद ये है कि इसमें से भी MCQs बन सकते हैं, तो इट डजेंट मीन कि हमें पढ़ के निकल जाना है, हमें इन कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना है। हेलिज कॉमेट कब देखा गया? सबसे पहले वो 76 साल, हर 76 साल के बाद अपीयर होता है। सबसे पहले जो है वो 240 BC में देखा गया। अब कब देखा जाएगा? ये MCQs बन सकते हैं 2062 में, ठीक है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो किस तरह का होता है? हॉट होता है, कोल्ड होता है? तो कोल्ड बॉडी होता है, तो कैसे भी करके वो MCQs बना सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉमेट्स। आगे बढ़ते हैं। द हाफ बर्नड रॉकी पीस फाउंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड, ठीक है, ज़मीन पर जो हमें मिल जाए थोड़ा सा हाफ जला हुआ रॉकी पीस, उसको मैं क्या कहता हूँ? स्पेस से कोई एक चीज़ आगे गिरी है ज़मीन पे और वो हाफ बर्नड है, रॉकी टाइप की चीज़ है, पथरीली, उसको मैं कॉमेट कहूँगा, मीटेरोइड्स कहूँगा, एस्टेरॉइड्स कहूँगा, मीटेराइट्स कहूँगा। द राइट आंसर इज़ एक्चुअली इट्स मेटेरॉइड्स, ठीक है। जब वो गिर जाए ना ज़मीन के ऊपर तो उसको फिर मैं मेटेरॉइड्स कहता हूँ। और जब तक वो आसमान पर होता है, जैसे भी आसमान पर है, तो ये कि ब्राइट सी लाइट मुझे नज़र आ रही है, जब तक ये लाइट प्रोड्यूस करता हुआ आसमान पर है, मैं इसको बोलूँगा मीटियोर। ये आ गया मीटियोर, ठीक है। ब्राइट स्ट्रीक इन द स्काई इज़ कॉल्ड मीटियोर, और द फायर बॉल और द शूटिंग स्टार, मैं इसको मीटियोर भी कह सकता हूँ, इसको मैं शूटिंग स्टार भी कह सकता हूँ, मैं इसको फायर बॉल भी कह सकता हूँ। लेकिन जब जैसे ही ज़मीन पे गिर जाएगा, और ये आधा जला हुआ होता है तकरीबन, ज़मीन पे गिर जाएगा, तो मैं इसको मैं मीटेरॉइड कह दूँगा। और कुछ लोग जो है वो जब ये आ रहा होता है तो दुआएं भी मांग रहे होते हैं। डैट इज़ एक्चुअली दी नॉट द राइट थिंग टू डू, मिसकॉन्सेप्शंस हैं। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम भेज रहे होते हैं, ह्यूमंस जो भेज रहे होते हैं, देर आर ह्यूमन मेड एंड डिज़ाइन टू प्लेस इन ऑर्बिट। ये ह्यूमन मेड होती हैं और इनको हमें ऑर्बिट में ही भेजना होता है अराउंड द अर्थ और एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी बाय यूजिंग पावरफुल रॉकेट्स। बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट्स हम, ताकि वो थ्रेश होल्ड जो है ग्रेविटी का, उसको ब्रेक करके ऑर्बिट में हम इसको भेज सकें अर्थ के अराउंड या किसी भी प्लैनेट के अराउंड। एप्लीकेशंस क्या हैं? टेलीकम्युनिकेशन में बहुत काम देती है, टीवी सिग्नल या ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये सैटेलाइट हमें बहुत ज़्यादा काम देती है। अर्थ इमेजिंग, मैं पिक्चर्स जो लेता हूँ, फ़ोटोग्राफ्स जो लेता हूँ अर्थ की, उसमें वेदर फोरकास्टिंग में आज बारिश होगी नहीं होगी, कल होगी, तूफ़ान कब आएगा। नेविगेशन यानी GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसकी एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
द सैटेलाइट्स आर ट्रैक्ड और मॉनिटर्ड थ्रू स्पेशल सेटअप्स। अब इन सैटेलाइट्स को ऊपर भेज तो दिया है, लेकिन इनको ट्रैक भी तो करना है ना कि कौन सी सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में है, कहाँ पर है, किस तरफ है, किस लोकेशन पर है। तो वो जो ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट्स है उसको मैं क्या कहूँगा? सैटेलाइट स्टेशंस, ट्रैकिंग ग्रुप्स, सिग्नल हाउसेस, ग्राउंड स्टेशंस। द राइट आंसर इज ग्राउंड स्टेशंस। ये आप देख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े से, ये ग्राउंड स्टेशंस हैं। ये ट्रैकिंग कर रहा है सैटेलाइट की कि ये सैटेलाइट जो स्पेस में भेजी थी हमने, ये कहाँ पर है अभी। तो हम ग्राउंड स्टेशंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ पाकिस्तान सेंड बाय स्पार्को इज़। स्पार्को जो पाकिस्तान का आप कह लेंगे पाकिस्तान का जो इदारा है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से डील करता है, पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजी थी इन्होंने, और भेजी थी 2011 में। उसका नाम क्या था? पाकसैट 2R, पाकसैट 1R, पाकसैट 1 या पाकसैट 2। सैट का मतलब है सैटेलाइट, पाक मतलब पाकिस्तान। अब ये तो याद रखने वाली चीज़ है, सिंपली आप याद रखिएगा। द नेम इज़ पाकसैट 1R। ये सैटेलाइट हमने पाकिस्तान सैटेलाइट 1R ये हम भेज चुके हैं 2011 में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन ही आ गया इससे रिलेटेड, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया। द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ पाकिस्तान पाकसैट 1R सेंट इन विच ईयर? 2010, 11, 12, 13। ये अभी बाय मिस्टेक में बता चुका हूँ, सॉरी मैंने आपका MCQ स्पॉइल किया। द राइट आंसर इज़ 2001। जी, 2001 के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने अपनी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजी थी जिसका नाम था पाकसैट R1। और ये जो पिक्चर आपको पीछे दिख रही है ना, इसका इस एयर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लगा दी बिकॉज बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बस आप एयर याद रखिएगा, मैं भी एयर याद रखूँगा। आगे बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट इज़। जी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन के अंदर होती हैं एज़ कम्पेयर इन रेलिवेंसी ऑफ द अर्थ के साथ बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में होती हैं। और उनका जो एक ऑर्बिट होता है उसका टाइम पीरियड क्या है? 24 मिनट में करती हैं, 24 घंटे में करती हैं, 24 वीक में करती हैं, या 24 दिन में करती हैं। अब देखो समझो चीज़ को, अगर तो ये जियो स्टैटिक हैं, जियो स्टेशनरी है, तो यानी अर्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, तो जितना टाइम पीरियड अर्थ का होगा ना एक ऑर्बिट की रेवोल्यूशन का, वही इनका होगा। तो अर्थ का हमारा टाइम पीरियड कितना होता है? 24 घंटे में एक पूरा दिन बदलता है ना, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है इसकी, दिन से रात, रात से दिन। तो ऑब्वियसली अगर ये जियो स्टैटिक है तो इसका रेवोल्यूशन टाइम या ऑर्बिट टाइम जो है वो यही होगा, 24 आवर्स। लेट्स फाइंड आउट। या 24 आवर्स, 24 घंटे ही तो होगा। ये अर्थ के साथ इस ऑर्बिट में जुड़ गई है बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में। तो जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है ऐसे ऐसे ये सैटेलाइट भी मूव कर रही है। तो अर्थ की एक ऑर्बिट या एक रेवोल्यूशन 24 घंटे में कंप्लीट होती है, तो उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेवोल्यूशन भी 24 घंटे में कंप्लीट होगी। मेक सेंस? ऑब्वियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। GPS स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शन है आपके पास, ये तो आपको सबको आता है, ठीक है। ग्लोबल पावर सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल प्रेस सिस्टम या ग्लोबल प्लेसमेंट सिस्टम। एंड द राइट आंसर इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज़ अ स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, नेविगेट करने में आसानी होती है ना। कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट्स, रिसीवर एंड ग्राउंड स्टेशन। अच्छा ये याद रख लो कि GPS जो है, जिस तरह से इसके 3 लेटर्स हैं ना, GPS, इसी तरह से ये सिस्टम 3 कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड कर रहा है, सैटेलाइट के ऊपर, रिसीवर के ऊपर और ग्राउंड स्टेशंस के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। ये पिक्चर आप देख लो, ये 3 अभी यहाँ पे ये जो बंदा खड़ा हुआ है, सपोज़ ये मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हैं, ठीक है, और आपके मेरे हाथ में एक मोबाइल है, तो इस मोबाइल के अंदर रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट जो है ना, ये कनेक्ट हुई हुई है इस रिसीवर के साथ, सही। और जहाँ पर भी ये मोबाइल होगा ना, ये सैटेलाइट आपको उसकी लोकेशन देता रहेगा और हम रिसीव करते रहेंगे। इधर होते हैं ग्राउंड स्टेशन, जो यहाँ पे दिए हुए नहीं है उन्होंने पिक्चर में, अगर दे देते तो पिक्चर कंप्लीट हो जाती। ग्राउंड स्टेशन जो है वो पूरी सैटेलाइट की ट्रैकिंग कर रहा होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के पास होती है वो हमें रिसीवर के ज़रिए मिल रही होती है, ठीक है। दैट्स द GPS सिस्टम। तो मेरी गाड़ियों में लगा हुआ है, मेरे मोबाइल में लगा हुआ है, हर जगह पे अब GPS सिस्टम है। आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास GPS सिस्टम अब है। हमें लोकेशन पता लग जाती है। हमारा मोबाइल कहीं गिर जाए
तो हम कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, वो जीपीएस एक्टिवेट होता है अगर, तो वो लोकेशन सेटेलाइट के थ्रू, सेटेलाइट मुझे बता रही होती है इधर है भाई, यहाँ पे ले लो जाके उठा लो, तो हम फिर वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रा जहन में रखना है, इससे तो बहुत एमसीक्यूज़ बनने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स विद एग्जांपल्स। देखो वेदर सैटेलाइट्स जो हैं वो उसमें यूएसए ने भेजी है, गोज़ 8 GOES गोज़ और 8 ये यूएसए की सैटेलाइट है, और एक है मीटियोसैट ये यूरोप की सैटेलाइट है। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स अगर आपसे वो कह दे कि गोज़ 8 जो सैटेलाइट है वो कौन सी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, साइंटिफिक सैटेलाइट है, एंड वी बिकम पजल कि यार ये क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि गोज़ 8 यूएसए की है, मीटियोसैट यूरोप की है, और ये वेदर सैटेलाइट है। इसी तरह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट में एमरिकॉन जो है वो भी यूएस की है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। पाकसैट R1 ये भी हमने पढ़ी थी, ये पाकिस्तान की है, 2011 में गई थी, ये भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इनसैट ये इंडिया की है, ये भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। एशियासैट ये एशिया की है, और लेकिन ये भेजी यूएसए ने कि एशिया की जो यानी कि कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ये मैपिंग में यूज़ होती है, यानी कि अर्थ की जो है वो पिक्चर्स ले ली जाती हैं, फ़ोटोग्राफ्स ले ली जाती हैं, उनके बेस के ऊपर मैप्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, लैंडसैट ये यूएसए की है, और स्पॉट ये जो है फ्रांस की है, और GOI ये भी यूएसए की है, वर्ल्ड व्यू ये भी यूएसए की है। 4 तो यूएसए की हैं इसमें से, एक फ्रांस की है सिर्फ स्पॉट अर्थ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट GPS ये सिर्फ यूएसए ने बनाई है, GPS मतलब सबसे पहले इसी ने बनाई थी नेविगेशन सैटेलाइट। साइंटिफिक सैटेलाइट इसमें आप देख लें हबल स्पेस टेलीस्कोप HST ये साइंटिफिक सैटेलाइट है, साइंस की डिस्कवरीज़ के लिए जो सैटेलाइट हम भेजते हैं, ये जो स्पेशली नासा जो भेजता है, हूवर्स भेजता है या ये रोवर्स भेजता है, ठीक है ना, मार्स के ऊपर ये साइंटिफिक और सैटेलाइट्स भेजता है, ये उनके प्रोग्राम्स का हिस्सा है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ये भी एक साइंटिफिक सैटेलाइट है। अब ये सारी हमें याद रखनी है कि कौन सी सैटेलाइट किस मकसद के लिए भेजी जाती है और कौन सी कंट्री ने भेजी है। ठीक है, लाइक आपसे अगर सवाल आ जाए कि वर्ल्ड व्यू एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, कौन सी कंट्री ने भेजी है, तो आपको पता होना चाहिए USA। या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड व्यू एक USA बेस्ड सैटेलाइट है, बताइए ये किस मकसद के लिए भेजी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसमें से कुछ भी मिंगल करेगा ना वो क्वेश्चन बना सकता है। हैविंग सेड दैट, थैंक गॉड फाइनली वी कंप्लीट द बुक साइंस ऑफ क्लास 6, और हमने एक MCQs को बड़ा थॉरली डिस्कस किया है। ऐसे नहीं कि हमने बस धड़ाधड़ MCQs करना शुरू कर दिए, हर MCQs को डिस्कस किया, उसको देखा समझा, और फाइनली पूरे के पूरे जो चैप्टर्स ख़त्म हुए। मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिली, यकीनन आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा। अपने इस चैनल को याद रखिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, इसको आगे प्रमोट कीजिए। और बुक्स साइंस की ख़त्म होने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ आर्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाऊँ, लाइक इंग्लिश या आप कह लेंगे उर्दू, इस्लामियात, यहाँ भी बेइंतहा नॉलेज है। तो ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।